धातु और क्रिया। क्रिया का जो मूल शब्द होता है उसे धातु कहते हैं। इसे क्रिया का बोध होता है, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना पीना। तो ये सब क्रियाएं होती हैं और उनके मूल में धातु होती है। धातु को की उत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो मूल रूप से इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं, मूल धातु और यौगिक धातुएं। तो यौगिक धातुएं वे धातुएं होती हैं जिनमें प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है, जैसे अकर्मक, सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुएं यौगिक धातुएं हैं। साथ ही साथ दो धातुओं के मेल से भी संयुक्त धातुएं बनती हैं। संज्ञा या विशेषण से नाम धातुएं बनती हैं। अब क्रिया के भेद देखते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं। तो सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं उन क्रियाओं को कहते हैं, अगर किसी क्रिया में कर्म हो तो उसे सकर्मक और जिसमें कर्म ना हो तो उसे अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। सकर्मक क्रिया को भी दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें एक कर्म हो उसको एक कर्मक क्रिया और जिसमें दो कर्म हो द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। इसके अलावा संयुक्त क्रियाएं भी होती हैं। इन संयुक्त क्रियाओं के 11 भेद होते हैं और पूर्वकालिक क्रियाएं भी होती हैं। किसी क्रिया के पूर्व अगर कोई दूसरी क्रिया हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे, पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। अब आगे देखते हैं। जिस शब्द के से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। क्रिया विकारी शब्द है जिसके रूप में लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। यह हिंदी की अपनी विशेषता है। धातु क्रिया का मूल धातु है। धातु क्रियापद के अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। अब जैसे मूल धातु में चलना, यहाँ पर चल ना एक प्रत्यय है और चल एक धातु है। देखना, देख धातु है, ना प्रत्यय है, देखना से। अब देखना देख और ना से बना हुआ है। धातु के भेद मुख्यतः दो हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु में प्रत्यय लगाकर यौगिक धातु बनाई जाती है। यौगिक धातु की रचना तीन प्रकार से होती है। धातु में प्रत्यय से अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं बनती हैं और प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं, धातुएं बनती हैं। धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक, सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुएं बनती हैं। कई धातुओं को एक साथ मिलाकर संयुक्त धातु बनाई जाती है और संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनती है। प्रेरणार्थक धातु या प्रेरणार्थक क्रिया, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, उसे प्रेरणार्थक धातु कहते हैं। जैसे काटना से कटवाना, करना से कराना। मोहन मुझसे किताब लिखवाता है। इस वाक्य में मोहन करता है, स्वयं ना किताब लिखाकर किसी और से काम करा रहा है, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो रही है। मुझे दूसरे व्यक्ति को लिखने की प्रेरणा देता है, मुझे जो है यहाँ पर लिखने की प्रेरणा देती है। प्रेरणार्थक क्रियाओं में दो रूप होते हैं, जैसे गिरना से गिराना या गिरवाना। गिरना से गिराना और गिरवाना दोनों क्रियाएं दूसरे एक के बाद दूसरी प्रेरणा में है। याद रखें, अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक होने पर सकर्मक कर्म लेने वाली हो जाती है। यहाँ पर देखने वाली बात है कि अगर कोई क्रिया अकर्मक हो और उसे प्रेरणार्थक के रूप में प्रयोग किया जाए तो वह क्रिया सकर्मक कर्म वाली हो जाती है। जैसे कि राम लजाता है, अब वह राम को लजवाता है। स्वयं करे तो वह अकर्मक है, पर वह राम को लजवाता है हमें दूसरे से कराया जा रहा है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। ऐसी क्रियाएं हर स्थिति में सकर्मक रहती हैं। जैसे मैंने उसे हंसाया, मैंने उसे किताब लिखवाई। पहले मैं करता अन्य कर्म को हंसाता है और दूसरे में करता दूसरे को किताब लिखने को प्रेरित करता है। इस प्रकार हिंदी में प्रेरणार्थक क्रियाओं के दो रूप चलते हैं, प्रथम में ना का और द्वितीय में वाना का। हंसना, हंसवाना, उठना, उठाना, उठवाना, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना, चलना, चलाना, चलवाना, देना, दिलाना, दिलाना, दिलवाना, जीना, जिलाना या जिलवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, जगना, जगाना, जगवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना। अब यौगिक क्रियाओं को देखते हैं। यौगिक क्रियाएं वे क्रिया होती हैं जो दो धातुओं के मेल से बनती हैं। दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों से संयोग से धातुओं में प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, चलाना, हंसना, हंसाना, चलना, चल देना, यहाँ पर सबकी सब यौगिक क्रियाएं हैं। नाम धातु जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे हाथ क्या है? एक संज्ञा है, लेकिन हथियाना एक नाम धातु है, यह क्रिया बन गई। बात एक संज्ञा है, पर बतियाना एक क्रिया हो गई। विशेषण से चिकना एक विशेषण है, चिकना विशेषण है, इसे चिकनाना एक धातु बन गई, एक क्रिया बन गई। गर्म से गरमाना, गर्म एक विशेषण है, उसे गरमाना, इन्हें नाम धातु कहते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। अब देखिए, क्रिया के कर्म के अनुसार भेद बनते हैं। यदि किसी क्रिया में कर्म हो तो उसे सकर्मक और यदि किसी क्रिया में कर्म ना हो तो उसे अकर्मक क्रियाएं कहेंगे। पहले हम सकर्मक क्रियाओं के बारे में देखते हैं। इन्हें इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म। यहाँ पर कारक रचना में कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आदि के अनुसार अगर हम कर्ता ने कर्म को यदि को विभक्ति हो तो वहाँ पर कर्म की प्रधानता मानी जाएगी और वह सकर्मक क्रिया होगी। जैसे राम आम खाता है। अब यहाँ पर अगर हम प्रश्न पूछें राम क्या खाता है तो यहाँ जवाब मिलेगा राम आम को खाता है। यहाँ पर कर्म की विभक्ति है। किसी भी अगर किसी क्रिया में वह किसी क्रिया के बारे में पता करना हो कि वह सकर्मक है या अकर्मक है, या किसी वाक्य के बारे में पता करना हो कि वह सकर्मक है या अकर्मक है, तो दो सवालों को क्रमशः पूछकर इसका पता लगाया जा सकता है। क्या और किसको। जैसे यहाँ पर देखते हैं, दो अलग अलग शब्द हैं और दोनों को बनाने के ढंग से प्रेरणार्थक है। एक क्रिया प्रेरणार्थक है जिसमें वह सकर्मक बन जाएगी और एक क्रिया अकर्मक है। जैसे कि उसका सिर खुजलाता है। अब यहाँ पर सवाल किया जाए उसका क्या खुजलाता है तो यहाँ पर सिर जवाब आएगा, लेकिन उसका किसको खुजलाता है यहाँ पर जवाब नहीं मिलने वाला, तो यह क्रिया अकर्मक होगी। लेकिन दूसरे वाक्य में जहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जा चुकी है इसे, वह अपना सिर खुजलाता है। वह किसको खुजलाता है तो वह अपना सिर खुजलाता है। वह क्या खुजलाता है? सिर खुजलाता है। तो इस तरह से अगर हम सवाल पूछें तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में जानकारी मिलेगी। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बूंद बूंद से क्या भरता है या क्या भरता है? घड़ा भरता है। लेकिन किसको भरता है? बूंद बूंद से किसको भरता है? थोड़ा अजीब जवाब मिलता है। लेकिन मैं घड़ा भरता हूँ तो मैं किसको भरता हूँ? घड़ा को भरता हूँ। मैं क्या भरता हूँ? मैं घड़ा को भरता हूँ। तुम्हारा जी ललचाता है। तुम्हारा क्या ललचाता है? तुम्हारा किसको ललचाता है? यहाँ जवाब नहीं मिल रहा है, कर्म नहीं है। लेकिन ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, तो ये चीज़ें तुम्हारा क्या ललचाती हैं? ये चीज़ें तुम्हारा किसको ललचाती हैं? तो जी को ललचाती है। जी घबराता है। तुम्हारा क्या घबराता है? तुम्हारा किसको घबराता है? सवाल का जवाब अजीब मिलता है। लेकिन अगर मैं कहूँ विपदा मुझे घबराती है, तो विपदा मुझे क्या घबराती है? विपदा मुझे किसको घबराती है? तो मुझे घबराती है। विपदा मुझे घबराती है। वह लजा रही है। वह किसको लजा रही है? वह क्या लजा रही है? जवाब अजीब मिलता है। लेकिन सवाल अगर इस वाक्य में पूछें वह तुम्हें लजा रही है तो तुम्हें कर्म है, तो वह क्या लजा रही है? तुम्हें लजा रही है। वह किसको लजा रही है? तुम्हें लजा रही है। इस तरह से
अब दृष्टव्य में देखें, जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होता है उन्हें उभय विध धातु कहते हैं। ये उभय विध धातु इस प्रकार हो सकती हैं। द्विकर्मक क्रियाएं, कुछ क्रियाएं एक कर्म वाली या दो कर्म वाली हो सकती हैं। जैसे राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में एक कर्म है, लेकिन मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ में दो कर्म है। लड़का और वेद दो कर्म है। संयुक्त क्रियाएं, कंपाउंड क्रियाएं, जो क्रियाएं दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती हैं उन्हें कंपाउंड या संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। अब संयुक्त क्रियाओं में घनश्याम रो चुका, किशोर रोने लगा, वह घर पहुंच गया, आना जाना, रो सो खा इत्यादि धातुएं संयुक्त क्रियाएं बन सकती हैं। अकर्मक क्रियाओं से लेकर जाना, गिर पड़ना। सकर्मक क्रियाओं में बेच लेना, काम करना। सकर्मक क्रिया बेच लेना, काम करना, बुला लेना, मार देना। संयुक्त क्रिया की विशेषता है यह कि उसकी पहली क्रिया प्रायः प्रधान होती है और दूसरी क्रिया उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, इसमें सकना क्रिया पढ़ना की विशेषता बता रही है। वैसे ही संयुक्त क्रियाओं के भेद होते हैं। इसके 11 भेद हैं। आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, नित्यता बोधक, आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया आदि। एक के बाद एक इनके बारे में पढ़ते हैं। आरंभ बोधक, जिस संयुक्त क्रिया से आरंभ होने का बोध हो, जैसे वह पढ़ने लगा, पानी बरसने लगा। समाप्ति बोधक में समाप्ति का बोध होता है, वह खा चुका है, वह पढ़ चुका है। धातु के आगे चुकना जोड़ने से समाप्ति बोधक क्रिया होती है, चुका है, चुकी है। अवकाश बोधक में किसी अवकाश निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध होता है, क्रिया को निष्पन्न करने के लिए। वह मुश्किल से सो पाया, जाने ना पाया, वह मुश्किल से सो पाया, जाने ना पाया। पाया अगर मिले कहीं पर तो वहाँ पर अवकाश बोधक क्रिया होती है। अनुमति बोधक में अनुमति दी जाती है, मुझे जाने दो, ली जाती है, मुझे जाने दो, मुझे बोलने दो, यहाँ पर अनुमति ली जा रही है। नित्यता बोधक, नित्यता का बोध होता है, यानी कि हवा चल रही है, ये कंटिन्यूटी की बोध होती है, कंटिन्यूटी का बोध होता है। पेड़ बढ़ता गया, तोता बढ़ता रहा, मुख्य क्रिया के आगे जाना रहना जोड़ने से नित्यता बोधक का बोध होता है। आवश्यकता बोधक, जिससे कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो, वह आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे पढ़ना होना अगर कहीं पर मिले तो वहाँ पर आवश्यकता बोधक क्रिया होगी। यह काम मुझे करना पड़ता है, तुम्हें यह काम करना चाहिए, चाहिए पढ़ना क्रियाओं का बोध होता है। जोड़ने से इन क्रिया चाहिए होना पढ़ना क्रियाओं को जोड़ने से आवश्यकता बोधक क्रिया बनती है। निश्चय बोधक, यहाँ पर निश्चय का बोध होता है। जैसे मैं मार बैठूंगा, वह गिर पड़ा, अब दे ही डालो, यहाँ पर निश्चय का बोध हो रहा है। जैसे कि मैं मार बैठूंगा, वह गिर पड़ा, अब दे ही डालो, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि क्रिया में पूर्णता और नित्यता का भाव वर्तमान में है। इच्छा बोधक, इससे क्रिया की करने की इच्छा प्रकट होती है। जैसे वह घर आना चाहता है, चाहती हूँ, अगर हो वहाँ पर इच्छा बोधक क्रिया होगी। अभ्यास बोधक में यह पढ़ा करता है, तुम लिखा करते हो, मैं खेला करता हूँ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, करता है, करते हैं, अगर मिले तो वहाँ पर अभ्यास का बोध होता है। मैं पढ़ा करता हूँ, तुम लिखा करते हो, मैं खेला करता हूँ। शक्ति बोधक, इससे कार्य करने की शक्ति का बोध होता है। जैसे मैं चल सकता हूँ, वह बोल सकता है, इसमें सकना क्रिया जोड़ी जाती है। आई कैन वाला। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, जब दो समानार्थक अथवा समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है तो तब उन्हें पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ा लिखा करता है, वह पढ़ा लिखा करता है, यहाँ प्रायः जाया आया जाया पड़ोसियों से बराबर मिलते जुलते, तो यहाँ पर योजक चिन्ह मिलने पर जब दो भिन्न धातुओं के बीच में योजक चिन्ह हो तो पुनरुक्त क्रिया होती है। पढ़ा लिखा, आया जाया, मिलते जुलते। आगे देखते हैं सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं जैसे कि इंग्लिश में इज एम आर, विल, सेल इत्यादि के तरह यहाँ पर भी होता है। जैसे है, था, थे, ये सब सहायक क्रियाएं। वह खाना, वह खाता है, यहाँ पर है सहायक क्रिया। मैंने पढ़ा था सहायक क्रिया है। तुम जगे हुए थे सहायक क्रिया है। वे सुन रहे थे सहायक क्रिया है। मैं आ रहा हूँ सहायक क्रिया होगी। तो है, था, हुए, थे, रहे थे, ये सब सहायक क्रियाएं हैं। नाम बोधक वे सहायक क्रिया, वे क्रियाएं होती हैं जिनमें संज्ञा या क्रिया या विशेषण से बनती है। जैसे कि भस्म क्या है, संज्ञा है, भस्म करना क्रिया। अब देखो विशेषण से दुखी क्या है, विशेषण है, दुखी होना, निराश होना। दृष्टव्य है कि नामबोधक क्रियाएं संयुक्त क्रिया नहीं है। संयुक्त क्रिया दो क्रियाओं के योग से बनती हैं और नामबोधक क्रिया संज्ञा तथा विशेषण के मेल से बनती हैं। दोनों में यही अंतर है। पूर्वकालिक क्रियाएं, ये इंपॉर्टेंट है। परिभाषा, जब करता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं नहाकर सो गया, यहाँ पर पहली क्रिया नहाकर पूर्वकालिक क्रिया होगी। वैसे ही उसने नहाकर भोजन किया, यहाँ पर पहली क्रिया नहाकर पूर्वकालिक होगी। क्रियार्थक संज्ञाएं, जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जैसे टहलना, जैसे इंग्लिश में इसी को हम लोग आई एम वॉकिंग, यहाँ पर क्रिया है, लेकिन आई लाइक वॉकिंग, यहाँ पर वॉकिंग क्या है, क्रियार्थक संज्ञा है। वैसे ही हिंदी में टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यहाँ पर टहलना क्या है, एक क्रियार्थक संज्ञा है। देश के लिए मरना कहीं अच्छा है, मरना क्या है, क्रियार्थक संज्ञा है। संज्ञा के रूप में क्रिया का उपयोग किया जा रहा है। वाच्य को देखते हैं। वॉइस में जैसे इंग्लिश में वॉइस होता है वैसे ही हिंदी में भी वाच्य होते हैं। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है, इनमें से किसके अनुसार क्रिया, पुरुष, वचन आदि आएंगे। इस परिभाषा के अनुसार वाक्य में क्रिया लिंग वचन चाहे तो कर्ता के अनुसार होंगी अथवा कर्म के अनुसार अथवा भाव के अनुसार। वाच्य को प्रयोग करके देखते हैं। जैसे कर्तरी प्रयोग और कर्मणी प्रयोग। जब वाक्य क्रिया के लिंग वचन और पुरुषकर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब कर्तरी वाच्य होंगे। जैसे कि इसी को एक्टिव वॉइस बोलते हैं। मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, यहाँ पर मोहन करता है और मोहन के अनुसार ही जो क्रिया के जो लिंग और वचन में परिवर्तन हो रहे हैं तो यहाँ पर कर्तरी प्रयोग होगा। कर्मणी में कर्म के अनुसार लिंग वचन आदि चेंज होते हैं। जैसे सीता ने पत्र लिखा, अब सीता ने पत्र लिखा में पत्र के अनुसार लिंग वचन चेंज हो रहे हैं। वाच्य के 3 भेद हैं मुख्यतः, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये ध्यान देने वाली बात है कि वाच्य के 3 प्रकार होते हैं हिंदी में। इंग्लिश में सिर्फ 2 होते हैं, एक्टिव और पैसिव, लेकिन वाच्य के भेद हिंदी में 3 हो सकते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। जैसे लड़का खाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी, लड़का और मैंने यहाँ पर करता है और इसी के अनुसार लिंग वचन बदल रहे हैं तो यहाँ पर कर्ता और दोनों कर्ताएं या कर्ता मुख्य होंगी, प्रधान होंगी। लेकिन कर्म में कर्म की प्रधानता होती है। जैसे कि पुस्तक पढ़ी जाती है तो पुस्तक जो है यहाँ पर प्रधान है, आम खाया जाता है, आम प्रधान है। यहाँ क्रियाएं कर्ता के अनुसार रूपांतरित होना होकर कर्म के अनुसार परिवर्तित होती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अंग्रेजी की तरह हिंदी में कर्ता के रहते हुए कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं पानी पीता हूँ, पानी मैं पीता हूँ या पानी मेरे द्वारा पी जाती है,
मुझसे पानी पिया जाता है, लिखना गलत होगा, ठीक है। मैं पानी पीता हूँ, वहाँ पर कर्ता को पूरी तरह हटाया जाता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में कर्ता उपस्थित होता है। मुझसे पत्र लिखा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। भाववाच्य क्रिया को देखते हैं। भाववाच्य क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव प्रधानता का बोध हो, मतलब ना ही कर्ता ना ही कर्म, भाव का बोध होता है। राम से कहला भी नहीं जाता, यहाँ पर जाता शब्द अगर हो आखिर में या जाता क्रिया हो आखिर में तो वहाँ पर भाववाच्य होगी। राम से कहला भी नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, धूप में जला नहीं जाता। इन क्रिया वाक्यों में कर्ता और कर्म की साथ क्रियाएं ही अधिक प्रधान हो गई हैं। तो जिस वाक्य में कर्ता और कर्म की जगह क्रिया प्रधान हो जाए वहाँ पर भाववाच्य होता है। टिप्पणी देखते हैं। यहाँ यह दृष्टि है कि कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकते हैं, किंतु कर्मवाच्य में केवल सकर्मक और भाववाच्य में अकर्मक क्रियाएं होती हैं।